आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एफर्ट है, एक हम क्या करते हैं कुछ चीज के ऊपर धक्का, पुश और पुल। फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। और ये करता क्या है? ये या तो किसी बॉडी के अंदर कोई चेंज लेके आएगा या चेंज लाने की कोशिश करेगा। ब्रिंग्स अ चेंज और ट्राइज टू ब्रिंग, या तो लेके आएगा या फिर लाने की कोशिश करेगा। अच्छा भाई, अब ये चेंज किसके अंदर लेके आएगा? तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला, स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। सेकंड, स्टेट ऑफ मोशन टू यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट। ठीक है, तीसरा, अगर कोई चीज सीधी चल रही है, स्ट्रेट लाइन में है, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगेन फोर्स क्या करता है? फोर्स एक एफर्ट है, हम फोर्स लगाते हैं, वो चेंज कर भी सकता है और वो चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे मैं इसको पुश करूं तो क्या इसके अंदर चेंज आया? क्या इसकी शेप में कुछ चेंज हुआ? क्या ये मोशन में आया? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ट्राई टू चेंज। अगर मैं इसको यहां से धक्का दूं और ये आगे निकल जाए, जैसे ये मेरे हाथ पे रखा है, मैंने इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये आगे चला, थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये आगे पीछे चल रहा है। इसने क्या किया? चेंज किया। जब मैं इसको पुश और पुल करता हूं तो ये ट्राइज टू चेंज करता है। ठीक है, तो फोर्स हमारी क्या है? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फोर्स हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनती है तो उसकी यूनिट डायमेंशन हमें लिखनी होती है, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी डायमेंशन अभी निकालेंगे हम। ठीक है, अच्छा, यूनिट निकालने के लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड हैं। कौन से हैं? एक हमारा MKS जिसको हम SI सिस्टम बोलते हैं, और एक हमारा CGS सिस्टम है। MKS के अंदर क्या होता है? लेंथ को मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। ठीक है, और CGS सिस्टम में हम क्या करते हैं? लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, मास को ग्राम में, और टाइम को अगेन सेकंड में। तो हमें क्या करना है? जो फोर्स है इसकी यूनिट SI सिस्टम में भी बतानी है और CGS सिस्टम में भी बतानी है। तो SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम लिखते हैं N से। फोर्स इज इन न्यूटन। CGS सिस्टम में क्या होगा? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और टाइम देखो, यहाँ भी सेकंड में है और यहाँ भी सेकंड्स में है, तो टाइम सेम है। हमने क्या किया? फोर्स लिया। फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma। फोर्स क्या है? ma। m क्या है? मास। a क्या है? एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको 1 कर दूं, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये कितना आया? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन बन गया। अच्छा भाई, ये तो किसमें है? SI सिस्टम में। इसको अगर हम चेंज कर दें, कैसे चेंज कर दें? 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम है? तो इसको हमने लिख लिया 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सेम है, इसमें भी और इसमें भी। कितना हो गया? 10 की पावर 5। अब ये क्या बच गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, ग्राम किसमें है? CGS सिस्टम में। सेंटीमीटर किसमें है? CGS सिस्टम में। सेकेंड भी। तो ये जो वैल्यू है ये किसमें कन्वर्ट हो गई? CGS सिस्टम में। हमने ली किसमें थी? SI सिस्टम के अंदर। तो CGS सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन। तो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन्स। ठीक है, ये आपका 1 या 2 नंबर में आ सकता है। सीधा सीधा इस फॉर्मूले के ऊपर पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमने क्या देखा? फोर्स डेफिनेशन, इसकी यूनिट न्यूटन और डाइन। क्लियर? फोर्स को एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है? किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स।
ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 किलोग्राम फोर्स वो फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम मास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसके ऊपर हम इतना फोर्स लगाएं कि उसके अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट हो जाए, तो उस फोर्स को बोलेंगे 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 केजी फोर्स कौन सा है, दैट मच फोर्स when applied on 1 kg mass generate an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दैट ऑब्जेक्ट। तो उस फोर्स को हम बोलेंगे 1 किलोग्राम फोर्स। अब देखो फोर्स क्या होता है, ma, हमने मास कितना लिया 1 kg, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है न्यूटन, ये न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 9.8 न्यूटन। तो 1 केजी फोर्स कितना हुआ 9.8 न्यूटन। इसी तरह से 1 जीएफ किसके बराबर होगा, ऐसा फोर्स जो 1 ग्राम मास के अंदर 980 डाइन का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके, उसको हम बोलेंगे 1 जीएफ। ठीक है, 1 जीएफ इज इक्वल टू 1 जीएफ कितने के बराबर होती है 980 डाइन। ठीक है, डाइन क्लियर है। ये भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर में, सॉरी ये नहीं है, कोई डाउट। हमने बोला था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसकी यूनिट एंड डायमेंशंस दोनों लिखनी है, तो यूनिट तो हमने इसकी लिखी न्यूटन एंड डाइन्स। अब इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका बेसिक इसका बेसिक फॉर्मूला लेते हैं हम, F इज इक्वल्स टू ma। मास किसमें होता है किलोग्राम के अंदर, मींस ये m है, और एक्सेलरेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सके। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल्स, और एक और आएगी भाई, वो कौन सी है, वो तो ये है, इसको लिखते हैं कैंडेला में करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये भी बताऊंगा कि ये डेफिनेशन, मतलब करंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। करंट किससे बनता है, चार्ज से। जब चार्ज चलता है सर्किट के अंदर तो करंट बनता है, तो बेसिक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, चार्ज, पर चार्ज ना होके करंट है, क्यों। ठीक है, और कहां से लिया गया ये, इसके अंदर। अभी हमारा क्वेश्चन है कि एम ए, एम क्या है, मास, मास को हम एम लिखते हैं, ए क्या इसमें कहीं ए है फंडामेंटल में, नहीं। तो एक्सेलरेशन को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट करो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम का स्केल, इसको लिख दिया LT-2। ये हमारी आ गई फोर्स की डायमेंशन। और जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आपका सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए, निकालने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है 90%। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशनल एनालिसिस करनी है तो हमें फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, फोर्स यूनिट भी होगी, इसकी डायमेंशंस भी होगी। अब हम चलते हैं हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, मैन चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। अब ये मोशन दो तरह की थी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, राइट। बट एक साइंटिस्ट थे अरिस्टो, इन्होंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए नेट फोर्स की जरूरत नहीं होती। नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जरूरत नहीं होती, बट हमें जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि जब
ये चीज है कि नेट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तब उन्होंने क्या क्या लिया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अगर हम कहीं भी कोई भी चीज लेके जाते हैं तो वहां पे एयर फ्रिक्शन लगता है, वहां पे कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे और ये इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो इन दोनों के कॉन्टैक्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इस मोशन को अपोज करेगा। हमने इस पे एक बार फोर्स लगाया और ये यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, मान लिया इसकी स्पीड बन गई 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड से चलना चाहिए था, लेकिन जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो 10 से 9 8 7, अगर इसको 10 में लेके रखना है तो हमें इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? जितना ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो हमें नेट फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो नेट फोर्स किसके बराबर होता है? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है ठीक है, फिर न्यूटन ने इस चीज को स्टडी किया और इसके बारे में 3 रूल दिए। पहला रूल क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, पहले रूल का नाम क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट, आंतरिक, अंदर की प्रॉपर्टी है, और ये क्या? उसकी इनएबिलिटी है, अयोग्यता है। अयोग्यता मतलब जैसे मैंने इस चौक को यहां रखा, क्या ये अपने आप हिल सकता है? तो ये इसकी अयोग्यता है, इनएबिलिटी है कि ये अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। अगर ये मोशन में है तो अपने आप नहीं रुक सकता, इसको रोकने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, हाथ ऊपर करना पड़ेगा, राइट? तो इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, inability of an object to make a change in it by itself। अपने अंदर कोई भी चेंज खुद से लाने के लिए वो सक्षम नहीं है, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है इनर्शिया। ठीक है, तो जो न्यूटन का फर्स्ट रूल है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला रूल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों की डेफिनेशन एक ही फॉर्म में बता रहा हूं। देखो, इनर्शिया का मतलब इनएबिलिटी, रेस्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो अपने आप से अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है और वो रुक नहीं, अपने आप नहीं रुक सकता, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, no object can change its state of rest, motion, direction by itself without any external agency। जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई इसको रोकेगा नहीं, कोई इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तब तक अपने आप चेंज नहीं होगा। ये न्यूटन का फर्स्ट रूल है। ठीक है, न्यूटन के सेकंड रूल को देखते हैं। सेकंड रूल को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एक सिग्निफिकेंट सिंबल होगा, वो सिंबल क्या है? P। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें इसकी ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mv। अब देखो, मास स्केलर है या वेक्टर? तो आंसर है मास स्केलर है, और वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट्स ऑफ P। मास की क्या होती है? किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी यूनिट बन गई। इसकी डायमेंशन क्या होगी? मास की m, वेलोसिटी की लेंथ अपॉन टाइम, mlt-1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब न्यूटन का सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज होगा, वो चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। जितना ज्यादा, जितना जल्दी चेंज होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही जल्दी फोर्स लग रहा होगा उस पर। ठीक है,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to external force। ठीक है, फोर्स या फिर इसको आप बोल सकते हो dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट इज k, dp by dt। अच्छा, p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mv, k d by dt ऑफ mv। क्या जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है क्या उसका मास चेंज होता है? तो आंसर है पहला, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन does its mass change, क्या उसका मास चेंज होगा? यस और नो? गलत, इसका मास चेंज हो सकता है एज पर आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने एक फेमस थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बेसिस पे मास चेंज हो सकता है। आप ये घर से फाइंड करके आओगे कि कैसे चेंज होता है, वो फॉर्मूला लिख के लेके आओगे, ठीक है। अच्छा भाई, dp by dt हम मोस्टली क्या मान के चलते हैं कि मास सेम रहता है, क्योंकि वो चेंज नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको नो चेंज मान लेते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मास चेंज नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, k बाहर m बाहर, dv by dt, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो f इज इक्वल टू k m a। प्रैक्टिकली k की वैल्यू कितनी होती है, 1, देन f इज इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर है तो फोर्स भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर इसको हम x y z के अंदर लिखना चाहें तो फोर्स इन x डायरेक्शन इज max, फोर्स इन y डायरेक्शन इज may, फोर्स इन z डायरेक्शन इज maz। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर लिख दिया हमने इसको। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, F इज इक्वल टू ma। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, हमारे पास एक मास ये है, इसके कॉन्टेक्ट में एक मास ये है और एक ये है, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखे गए हैं। इसका मास 4 kg है, इसका मास 2 kg है और इसका मास 1 kg है, और इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में 14 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आपसे पूछा गया है कि ये ए, बी और सी, तो ए और बी के बीच में यहाँ कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन ए एंड बी। देखो यहां से हमारे पास बेसिक फॉर्मूला ये है, फोर्स कितना है 14 न्यूटन, एम कितना है, एम टोटल मास होगा, टोटल मास 4, 2, 6 और 1 7। एक्सेलरेशन हमें पता निकालना है, हमें निकालना है कितना होगा, तो ए कितना आ गया 14/7, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है? नहीं, हमसे तो फोर्स ही पूछा गया है, किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे न्यूटन का थर्ड रूल भी अप्लाई होगा। अब न्यूटन का थर्ड रूल क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने यहाँ फोर्स लगाया, अब ये इसको भी पुश करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पुश किया, ये इसके ऊपर उल्टा फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। 14 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इसमें से कुछ इसने यहाँ लगाया, हमने बोल दिया कि फोर्स ऑफ ए ऑन बी, तो ये किसके बराबर होगा, जो नेट फोर्स लगा है। इसने जितना नेट फोर्स लगाया, इसने कितना लगाया, 4 इसका मास है, 2 इसका एक्सेलरेशन है। इसलिए माइनस का है, इसको उस साइड ले जाओ प्लस का हो जाएगा, और ये 8 इस साइड ले आओ, ये माइनस का। तो इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, 6 न्यूटन का। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना फोर्स है, 6 न्यूटन। अभी हमने देखा F किसके बराबर था, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। हमने मान लिया कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी लेंगे mu, फाइनल मोमेंटम कितना होगा mv। चेंज कितना हुआ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, मींस mv माइनस mu। अब ये चेंज होने में इसने कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा, हमने मान लिया कि इसने t टाइम लिया। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स के। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया फोर्स का। अगर इस टाइम को हम यहाँ ले आए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम
ये क्या हो गया, mv माइनस mu। और जो ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बनी है फोर्स इनटू टाइम, इसको एक नया नाम दिया गया इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने देखा होगा कई बार रेलगाड़ी, ट्रेन खड़ी होती है और एकदम से पीछे चलना स्टार्ट करती है। क्यों? इंजन आगे लगता है बट पीछे वाला डब्बा साथ के साथ पीछे जाता है। क्यों जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंपल्स। ठीक है, शॉर्ट टाइम में जितना ज्यादा चेंज होगा मोमेंटम में, उतना ही ज्यादा इंपल्स होगा। दूसरा, ये एक हाइट है या ये कंक्रीट फ्लोर है। अगर यहां से एक बंदा नीचे गिरता है उसको कुछ चोट लगेगी। दूसरा, अगर हम यहाँ पे गद्दे बिछा दे या फिर मिट्टी रख दे और फिर ये यहां से कूदे, तो किस केस में ज्यादा चोट लगेगी? जब मिट्टी ना हो, जब ये कंक्रीट फ्लोर हो। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मास m है, नीचे गिरते टाइम इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। जैसे ही ये नीचे गिरा इसकी वेलोसिटी 0, तो mv माइनस 0 mv, और ये चेंज होने में इसने कितना टाइम लिया? जैसे ही ये इस पे टच होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 0.0001 कुछ टाइम लिया। तो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज हुआ, उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसीलिए ज्यादा हर्ट होगा। जब यहाँ पे मिट्टी है या फिर कुशन्स या फिर कुछ गद्दे वगैरह रख दिए, तो ये यहां से लेके यहां तक आने में कुछ टाइम लेगा। मतलब वेलोसिटी कम होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मोमेंटम चेंज हो रहा है, उस चेंज में टाइम लग रहा है, तो फोर्स कम लगेगा। ये किसकी एप्लीकेशन है? इंपल्स की। इसके बाद आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये हमको क्या बताता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट ये है A और ये ऑब्जेक्ट है B, A B के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा तो उसको हमने बोला फोर्स ऑफ A ऑन B। ठीक है, तो B भी A के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये इसको यहाँ पे पुश करेगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल है, ये ग्लास स्लैब है, ये यहाँ से नीचे जा रही है, मेरे हाथ पे आते ही रुक गई, ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पे आके रुकी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ये नीचे की तरफ लगा रही है, मेरा हैंड इसके ऊपर की तरफ लगा रहा है। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ये रुक जाएगा, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो ये मेरे हाथ को नीचे लेके जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या करके देख सकते हैं? हम एक पेपर लेके उसके ऊपर कुछ हैवी चीज ऐसे डाल के देखें, तो वो उसको गिरा के उसको फाड़ के नीचे निकल जाएगा। तो एक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन उसने लगाया बट वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाया, फोर्स तो उसने उतना ही लगाया बट वो नीचे निकल गया। जैसे ही वो अर्थ की सरफेस पे गिरेगा वो रुक जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? एक बुक को हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, अगर हम किसी चीज को खींच रहे हैं, बैलगाड़ी है तो बैल, घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा उसको खींच रहा है, कार्ट को, पीछे गाड़ी को खींच रहा है, वो जिस फोर्स से पीछे फोर्स लगाएगा वो उसको आगे लेके जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक गाड़ी है, यहाँ पे जैसा घोड़ा बना बैठे है, देख लो, ये क्या करेगा? ये अपने पैर से इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, ग्राउंड को। जब हम चलते हैं तब हम भी क्या करते हैं? ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो ग्राउंड क्या करता है? अपोजिट रिएक्शन लगाता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो हम आगे चल पाते हैं। ये भी किसका एग्जांपल है? न्यूटन के थर्ड रूल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा मोमेंटम का, जो भी पहले आ चुका, P इज इक्वल टू mv, हमने पढ़ लिया। लेकिन अब आता है लीनियर मोमेंटम, ये भी पढ़ लिया। हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज कंजर्व रहता है। अब कंजर्व से आप क्या समझते हो? जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है बट रहेगा सेम। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रूफ निकालते हैं किसका? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये A, दूसरा ऑब्जेक्ट है B। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसको हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तो इस बॉक्स का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉक्स जितना इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, हमने इनके ऊपर फोर्स लगाया, ये v1 से चलने लगा, ये v2 से चलने लगा। मास तो सेम है m1 m2, ऑब्जेक्ट A B। अब ये v1 से चलने लगा, ये v2 से चलने लगा,
तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m1v1, इसका m2v2, और इस बॉक्स का हो गया m1v1 प्लस m2v2। अगर हमें इसको कंजर्व प्रूफ करना है तो हमको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं, अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। पर यूनिट टाइम। अब चेंज कितना हुआ, इस टाइम को यहां ले जाओ, फोर्स एफ ए बी इंटू टाइम, ये किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। इसी तरह से ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एफ बी ए, और ये क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ए इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो बी कहां लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो हमने बोला कि माइनस ऑफ एफ ए बी, और ये कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब टाइम को यहां ले जाओ, एफ बी ए इंटू टाइम। क्या दोनों में टाइम सेम लग रहा है, आंसर है जितने में ये यहाँ पे टच करेगा सेम उतना ही टाइम लगेगा। तो ये टी क्या है, सेम है। तो हम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम रहेगा। अब हमें निकालना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है। पहले ऑब्जेक्ट के m1 के लिए चेंज कितना हुआ, m1 का इनिशियल मोमेंटम था m1u1, इसका कितना हो गया बाद में m1v1, तो चेंज कितना हुआ, m1v1 माइनस m1u1। इसके लिए ऊपर वाले के लिए आ गया m1v1 माइनस m1u1। ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए m2v2 माइनस m2u2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए इंटू टी। ये दोनों बराबर होंगे। ये कितना है, ये है m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, माइनस ऑफ m2v2 माइनस m2u2। अब ये माइनस साइन को आप अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, तो जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का है वो प्लस। तो m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2 प्लस m2u2। v वालों को एक साइड रखो और u वालों को एक साइड रखो, तो हमने लिख दिया m1v1 प्लस m2v2। ये देख यहाँ माइनस का था, इस साइड आगे प्लस का होगा, ये यहाँ माइनस का है तो साइड जाके प्लस का। हमने बोला कि अगर हमें लीनियर मोमेंटम को कंजर्व प्रूव करना है तो हमको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना होगा। आगे आंसर, इट मींस जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। अगर एक इस डायरेक्शन में गया है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो कंजर्व रहेगा। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल में, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। आपने देखा होगा जब बुलेट को फायर करते हैं गन से तो उसको शोल्डर पे इस तरह से रख के फायर करते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड से बुलेट आगे जाएगी वो उतना ही फोर्स लगाएगी कि बुलेट ये गन पीछे जाए। अगर हम इस तरह से पकड़ के करते हैं तो जैसे ही बुलेट आगे गई तो एकदम से झटका लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। उसके लिए क्या करते हैं कि गन को यहाँ से सपोर्ट करते हैं ताकि जो फोर्स अकेला यहाँ लग रहा था वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। रिकॉइलिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम गन की, हमने बोल दिया कि m1 क्या है, बुलेट का मास है, u1 क्या है, बुलेट की वेलोसिटी है, m2 किसका मास है, गन का मास है, और u2 क्या है, गन की वेलोसिटी है। अब फाइनल क्या होगा, m1 बुलेट का मास है, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, प्लस m2 गन का मास है और v2 गन की वेलोसिटी होगी। हमको v2 निकालना है। इनिशियली जब हमारे हाथ में गन होती है, जब हम फायर नहीं करते हैं तो गन और बुलेट दोनों किस पे होते हैं, रेस्ट पे। तो u1 u2 इन दोनों की वेलोसिटी 0 होती है, इट मींस लेफ्ट साइड 0। तो राइट साइड क्या बच गया, m1 v1 प्लस m2 v2। हमको v2 निकालना है। इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ या फिर इसको उठा के यहाँ ले आओ। तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। v2 को यहीं रखो, इसको नीचे ले आओ, m1 v1 बाय m2। ये रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन आ गई, और ये देखो कैसी आई है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर बुलेट इस डायरेक्शन में गई है तो गन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर ये एक बॉम्ब है और ये फटता है तो इसका एक हिस्सा अगर इस डायरेक्शन में गया तो दूसरा हिस्सा कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, ताकि ये लीनियर मोमेंटम को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। इनिशियली ये रेस्ट पे था, u 0 था। अगर ये यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा है तो एक हिस्सा इस साइड भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागेगा, ठीक है। बट अगर एक इसका हिस्सा इस डायरेक्शन में भागा, दूसरा इसका हिस्सा इस डायरेक्शन में भागा, तो तीसरा कहाँ भागेगा बताओ। अगर 3 हिस्से हो गए 2 की जगह तो कहाँ भागेगा। वैसे इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो उनको कैसे पता कि हमें किस डायरेक्शन में भागना है ताकि मोमेंटम जीरो रहे। तो ये नेचर का रूल है कि जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही बाद में रहेगा। अगर इनिशियल जीरो है तो वो हिस्से अपने आप ही उस डायरेक्शन में जाएंगे कि वो उसको जीरो कर सके, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम किससे सोल्व करते हैं, वेक्टर से। इसको उठा के यहाँ रखो सेम, ये क्या इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का इफेक्ट ये है। तो इस इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए ये कहाँ भागेगा, तीसरा हिस्सा इस डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है वो तक।